वेलकम टू गाइडली। जेआईबी के लिए आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज गाइडली के द्वारा लाई गई है, जिसमें पीपीबी जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है, पेपर 2 आपका पेपर 2 उसके सारे मॉड्यूल्स इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर करवाए जाएंगे। एमसीक्यू क्विज सेशन ये फर्स्ट आपके लिए आ गया है पीपीबी का, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन भी आपको जल्द से जल्द मिलते जाएंगे, आप बस जुड़े रहिएगा गाइडली के साथ। इसमें हम क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर सोच के आंसर देना है, मैं आंसर बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इससे क्या होगा कि अगर आप ये सीरीज़ ध्यान से सुन लेंगे तो ना तो ज़्यादा टाइम टेकिंग है आपके लिए, और अगर सीरीज़ को आप ध्यान से सुन लेंगे तो उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डी आर इसकी अपील कहाँ पे होती है? DRAT के पास, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो DRT के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कब तक, किस एज तक ऑफिस को होल्ड करते हैं, अपने पोजीशन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर को होल्ड करते हैं? तो आंसर बनेगा आपका 65। मैक्सिमम टेन्योर कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का, और 65 की एज तक ये होल्ड कर सकते हैं ऑफिस में। Which policy encourages employees, customers or general public to come forward with an information pertaining to illegal or अनएथिकल एक्टिविटी? अगर किसी को लग रहा है कि किसी ऑफिस के अंदर हो रही है तो वो एम्प्लॉय दे सकता है इस पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। कस्टमर दे सकता है, जनरल पब्लिक दे सकता है। तो कौन सी पॉलिसी के थ्रू ये एनकरेजमेंट मिलती है? तो आंसर बनेगा आपका विसल ब्लोअर पॉलिसी। मतलब विसल ब्लोअर, किसी ने सीटी बजा के ये आगाह किया है किसी को कि देखिए अभी भी संभल जाइए, ठीक है। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये होती है विसल ब्लोअर पॉलिसी दैट कैन हेल्प इन अवॉइडिंग अ बिग क्राइसिस सिचुएशन। बिगर क्राइसिस सिचुएशन से बचाने के लिए जो पॉलिसी विसल ब्लोअर होती है, इसमें आप अपना डाल सकते हैं कि ये एम्प्लॉय है या ये बैंक है, ये ब्रांच है, ये ऐसा गलत कदम उठा रही है जो कि क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ये पहले ही आगाह कर दिया जाता है इस पॉलिसी के तहत। एक पोर्टल होता है जिसमें आप नोटिफाई कर सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक एग्जांपल है ऑफिशियल पोजीशन और पावर के एब्यूज़ का, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने किसी रिलेटिव को बोल दिया कि भाई आगे हम ये अनाउंस करने वाले हैं 1 हफ्ते के बाद कि हमारा कोई टाई अप होने वाला है गवर्नमेंट के साथ, तो इसकी वजह से शेयर प्राइस उठने वाले हैं, तो आप अभी खरीद लो। तो ये क्या हुआ कि इनसाइडर थे आप, और आपने एक टिप दे दी कि ट्रेडिंग के अंदर आप ये खरीद बेच कर लीजिए, क्योंकि आपको इनसाइड की इन्फॉर्मेशन मालूम थी। तो इसे बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है। तो ये अब्यूज ऑफ फाइनेंशियल ऑफिशियल पोजीशन एंड पावर इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग एग्जांपल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेफरेंस ऑफ ए चेक? चेक से रिलेटेड कौन सी चीज़ ट्रू है आपको ये बतानी है। चेक डेटेड 2 months प्रायर टू डेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेल और कैन नॉट बी पेड। जी नहीं, 2 months नहीं, यहाँ पे आएगा 3 months, तो ये बात गलत हो गई। इफ़ चेक इज़ पेएबल टू ए लिमिटेड कंपनी इट कैन नॉट बी पेड टू थर्ड पार्टी। तो बिल्कुल ठीक बात है ये, अगर चेक लिमिटेड कंपनी को पेएबल है तो ये किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये उसी लिमिटेड कंपनी को ही पे किया जाएगा। एन ऑर्डर चेक मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली बाय ओरिजिनल पेई। ओरिजिनल पेई जो था उसी के ही द्वारा ही ये प्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात, ये किसी एंडोर्सी के द्वारा भी प्रेजेंट किया जा सकता है अगर आगे एंडोर्समेंट कर दी गई है तो, ठीक है। तो आंसर बनेगा, आप ये भी गलत बात होगी, तो आंसर बनेगा आपका बी। चेक जो होता है वो क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज। किसी और तरीके से इसको पे नहीं किया जाता अदर देन डिमांड, डिमांड के तौर पे ही इसको पे किया जाएगा। इस जो चेक होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भी एक चेक की कैटेगरी में रखा जाता है, जो उस क्लियरिंग जो आपका CTS है उसके थ्रू आप इमेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजते हैं। चेक डेटेड 3 months प्रायर टू डेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेल। अगर 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया है तो इसे स्टेल माना जाएगा और इसे पे नहीं किया जाएगा। चेक मे बी मेड पेएबल टू ए सिंगल पेई और जॉइंट पेई और अल्टरनेट पेईज इफ़ अ चेक इज पेएबल टू लिमिटेड कंपनी। अगर लिमिटेड कंपनी को पेएबल है तो ये किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं किया जा सकता, इसके बारे में भी आपको ज्ञान हो गया। ऑर्डर चेक पेमेंट या तो ओरिजिनल पेई के द्वारा ली जा सकती है या एंडोर्सी के द्वारा, अगर उसको आगे नेगोशिएट कर दिया गया तो एंडोर्सी के द्वारा ली जा सकती है। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कितनी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है चेक से रिलेटेड का। स्टेटमेंट 1 है, आपको करेक्ट चूज करना है EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम
यूज्ड फॉर मॉर्टगेज पेमेंट। मॉर्टगेज आपने कोई मान लीजिए कि इक्विटेबल मॉर्टगेज हाउस किया हुआ है तो उसकी पेमेंट करनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं। स्टेटमेंट 2 है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम डिड नॉट यूज फॉर, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेबिट और क्रेडिट ट्रांसफ़र। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए आपको कि क्या लिखा जाना चाहिए था। EFT सिस्टम कैन नॉट बी यूज फॉर डेबिट और क्रेडिट ट्रांसफ़र। ठीक है, या डिड नॉट यूज भी एक कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो क्या ये डेबिट क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए नहीं था? बिल्कुल गलत बात है। ये डेबिट और क्रेडिट ट्रांसफर्स के लिए भी होता है, मॉर्टगेज पेमेंट के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई गलत। स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। EFT क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज ए ट्रांसफर सिस्टम इन विच मनी कैन बी ट्रांसफर टू बिजनेस इंडिविजुअल्स विदाउट रिक्वायरिंग पेपर मनी टू चेंज हैंड्स। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स यूज्ड फॉर पेरोल पेमेंट्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो ट्रांसफर्स हैं आपके, उनसे रिलेटेड मॉर्टगेज की पेमेंट है या अदर पेमेंट्स है। ड्यू टू दीज बेनिफिट्स, इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट जो ट्रांसफर्स है उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन ऑफ राइट टू सेट ऑफ? राइट ऑफ सेट ऑफ जो है, ठीक है, उसके रिलेटेड कौन सी जो गाइडलाइन है वो ठीक है? इट इज़ स्टैट्यूटरी राइट एंड कैन ऑल्सो अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, इसे एक इम्प्लाइड प्लेज बोला जाता है। ठीक है, राइट टू सेट ऑफ जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। एक दो पार्टीज हैं उनसे, उनके जो दोनों का एग्रीमेंट होता है उससे ही ये अराइज होता है। ठीक है, राइट टू सेट ऑफ कैन बी अप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट दैट आर कॉन्टीजेंट इन नेचर। जो फ्यूचर में होने वाले हैं डेट्स ड्यू, उनके लिए सेट ऑफ अप्लाई अभी किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात। जो आपके कॉन्टीजेंट हैं, यानी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नाम से आपको पता होगा कि जो फ्यूचर में लाइबिलिटी कभी बन सकती है, अगर वो आज की डेट में कोई डेट ड्यू है ही नहीं तो भी राइट ऑफ सेट ऑफ लगा सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं। आपको जब जिस दिन ड्यू है और पे नहीं हुआ है अमाउंट, उसी दिन आप ये राइट टू सेट ऑफ जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ अराइजेज इन कोज ऑफ डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ जो है वो आ जाता है अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ हो जाता है। इनसेन अगर कस्टमर घोषित हो जाता है किसी नोटिस के थ्रू और इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ लगाया जा सकता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस टू द कस्टमर। लेकिन अगर आप नॉर्मली राइट टू सेट ऑफ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेथ हो जाती है, इंसेन घोषित हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपको ये पावर मिलती है कि आप राइट टू सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 and 3, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, सेट ऑफ इज द राइट ऑफ डेटर टू टेक इनटू अकाउंट ए डेट ओइंग टू हिम बाय क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है, व्हेन पेइंग ए डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द क्रेडिटर। ए बैंक हैज़ राइट ऑफ सेट ऑफ बिटवीन 2 और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय कस्टमर। अगर एक अकाउंट में ड्यू है, दूसरे में पैसा सरप्लस है, तो यहाँ से उठा के इसमें पैसा डाला जा सकता है। ये स्टैट्यूटरी राइट है। राइट सेट ऑफ कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज डेट्स विच आर ड्यू, जो ड्यू हो चुके हैं और रिकवरेबल है ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट सेट ऑफ। 10 सेट ऑफ कैन नॉट बी अप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट्स दैट आर कॉन्टीजेंट एंड नॉट येट ड्यू। फ्यूचर में कोई डेट जो है वो ड्यू होने वाला है तो उसके लिए आप आज नहीं लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ यानी विदाउट नोटिस अराइजेज इन फॉलोइंग केसेस। डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कोई आपको नोटिस आ गया है तो उससे रिलेटेड जो है उसमें आप राइट टू सेट ऑफ लगा सकते हैं। लोन अगेंस्ट माइनर टर्म डिपॉजिट, माइनर का जो टर्म डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट अगर लोन लेना है तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि क्योंकि लोन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और 18 ईयर्स से नीचे की एज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि माइनर के नाम पे अगर कोई टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है कि नहीं, उससे रिलेटेड इन बातों में से आपको चूज करना है कि कौन सी बात ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? कैन बी ग्रांटेड, लोन अगेंस्ट माइनर्स टर्म डिपॉजिट कैन बी ग्रांटेड इफ डॉक्यूमेंट्स आर साइंड इफ माइनर हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर्स। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसकी स्पेशल केस क्या है कि इसे जो है उसकी नेसेसिटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाना चाहिए।
कैन बी ग्रांटेड टू गार्जियन ऑफ माइनर, जी नहीं, दिया तो जाएगा माइनर को ही, लेकिन हाँ पे गार्जियन करेगा, ये अंडरटेकिंग गार्जियन दे सकता है, इसलिए ये गलत हो गया, गारंटेड टू गार्जियन नहीं, माइनर को ही दिया जाएगा। कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस एज माइनर डज नॉट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, बिल्कुल नहीं, ये एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया कि उसकी नेसेसिटीज़ के लिए वो पैसा लोन में लिया जा सकता है। कैन बी ग्रांटेड ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है परमिशन कोर्ट की। नॉर्मली नो लोन कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स रिसीट स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ माइनर, हाउएवर अ लोन इज sought बाय guardian for the necessities of minor depositor, bank may consider it on getting from the guardian and an undertaking letter to be effect that proceeds of loan would be utilized only for the necessities of minor depositor, लेकिन लोन माइनर को ही दिया जाएगा, ठीक है, अंडरटेकिंग गार्जियन की ली जाएगी कि पैसे ये जो है उसकी यूटिलाइजेशन जो है उसके माइनर के लिए ही की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्टी टू लेटर ऑफ क्रेडिटर, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये आपको पता होगा, बायर और सेलर को जब एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता तो वो दो या दो से ज़्यादा बैंक्स को बीच में लेते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये बायर जाता है इशू करवाने के लिए, ताकि आपस में लेन देन हो सके माल का और पैसे का। माल मतलब कच्चा माल या सेमी फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड गुड्स की बात चल रही है यहाँ पे। नोटिफाइंग बैंक होता है, बिल्कुल होता है नोटिफाइंग बैंक, इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा एलओसी के बारे में। कंफर्मिंग बैंक बिल्कुल होता है, जो कंफर्म करता है लेटर ऑफ क्रेडिट को। एजेंट बैंक जी नहीं। इशूइंग बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है उसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशूअर बैंक बोला जाता है। तो एजेंट बैंक आपका आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि पूछा कि नोट द पार्टी। पार्टीज ओ टू ए लेटर ऑफ क्रेडिट आर, एप्लीकेंट होता है जो बायर है, इंपोर्टर है और ओपनर भी बोला जाता है इसे। ही इज़ द पर्सन हु अप्लाइज टू बैंक टू ओपन एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए वो कहता है। फिर इशूइंग बैंक यानी ओपनिंग बैंक या इंपोर्टर का जो बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, ओपन करता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। फिर बेनिफिशरी, बेनिफिशरी यानी सेलर या एक्सपोर्टर, वो जो है एंटाइटल्ड है टू रिसीव बेनिफिट्स ऑफ अंडर एलसी, राइट टू रिसीव पेमेंट और टू ड्रॉ बिल्स एंड रिसीव पेमेंट एज पर टर्म्स ऑफ एलसी। अब एडवाइजिंग बैंक क्या होता है? नोटिफाइंग बैंक होता है बैंक इन द बेनिफिशरीज कंट्री थ्रू विच द एलसी इज एडवाइज टू बेनिफिशरी, अनेबलिंग द बेनिफिशरी टू रिलाई ऑन इट्स ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस। तो जो आपका सेलर है, ठीक है, एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर की जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, उसकी कंट्री का बैंक होता है जो इसे बताता है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट का जो इशू करने वाला बैंक है वो रिलायबल है, ठीक है। फिर बात आती है नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएट जो है वो करता है जो बैंक, विच नेगोशिएट्स द बिल, मेक पेमेंट ऑन बिल ड्रॉन बाय सेलर एंड एक्सेप्ट्स द डॉक्यूमेंट। इफ एलसी स्पेसिफाइज a bank, then the bank is negotiating bank is also known as nominated bank और paying bank। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो, ठीक है। अगर कोई चाहता है, सेलर जो है वो चाहता है कि एक नेगोशिएशन होना चाहिए, ठीक है, तो नेगोशिएटिंग बैंक को वो डेजिग्नेट कर सकता है। कंफर्मिंग बैंक इज एडवाइजिंग बैंक इज ओनली रिक्वायर्ड टू एडवाइज द क्रेडिट टू बेनिफिशरी इफ सेलर इज नॉट कन्वर्सेंट विद द इशूइंग बैंक और नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अगर बायर के बैंक के ऊपर विश्वास नहीं है सेलर को, तो वो कंफर्मिंग बैंक ले सकता है अपना बीच में। ये कंफर्मिंग बैंक वादा करता है कि भाई मैं इस बैंक को जानता हूँ, जो ये इशूअर बैंक है, जो आपका बायर का बैंक है उसे मैं जानता हूँ, उस पर मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कंफर्मिंग बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट का कंफर्मिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक क्या होता है? रीइंबर्सिंग बैंक जो है इशूइंग, it is the bank which is appointed by issuing bank to make reimbursement to the negotiating, paying और confirming bank। तो जो ये बीच में फीस पे की जाएगी तो उसको रीइंबर्समेंट करने वाले बैंक को रीइंबर्सिंग बैंक बोला जाता है। तो इसमें जो है नेगोशिएटिंग, कंफर्मिंग, रीइंबर्सिंग को ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। अगर पहले से एक दूसरे को जानते हैं सेलर और जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इशूअर बैंक है, फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कोई नेगोशिएशन सेलर नहीं करना चाहता तो, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जान लिया आपने, ये बढ़िया बात है। इफ़ ए कंप्लेनेंट डज नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक, अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशूअर बैंक है या लेटर ऑफ क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो उसको ध्यान से जानने के लिए आप गाइडली के ऊपर सेशन आपके लिए डाला गया है। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको वो समझा दिया गया है। इफ़ अ कंप्लेनेंट डज नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक विद इन
हाउ मैनी डेज फ्रॉम डेट ऑफ हिज लॉजिंग द कंप्लेंट ही विल हैव ऑप्शन टू अप्रोच द ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन पर जाने से पहले उसे अपने बैंक में जाना पड़ेगा और कितने दिन के अंदर अंदर उसे अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन पे जा सकता है। तो ये होता है आंसर 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू, प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू पेइंग बैंकर किस कैटेगरी में? फोर्जरी अगर हो जाती है किसी ऑर्डर चेक के ऊपर साइन की कोई झूठे किसी के करके ले आता है तो सेक्शन 128 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के 128वें सेक्शन में ये प्रोटेक्शन मिलती है। फोर्जरी ऑफ एंडोर्समेंट इन बियरर चेक में 85(4) के अंदर सब सेक्शन के अंदर ये प्रोटेक्शन मिलती है। मटेरियली ऑल्टर्ड चेक अगर है तो 89 के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। क्रॉस्ड चेक के अंदर 85(1) के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये 1881 के चेक की बात, मतलब चेक से रिलेटेड पेमेंट की बात चल रही है तो प्रोटेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही कन्फ्यूजन आपको होती है। तो इसका याद रखिएगा आप कि फोर्जरी अगर एंडोर्समेंट में होती है तो ये सेक्शन 128 नहीं 85(1) में प्रोटेक्शन मिलती है और बियरर चेक में 85(2) में प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये भी गलत लिखा गया था, ये भी गलत लिखा गया था। और क्रॉस्ड चेक जो है इसमें ये बिल्कुल ठीक है, 89 के अंदर ये मिलती है। क्रॉस्ड चेक में सेक्शन जो 128 ऊपर लिखा गया था वो आएगा यहाँ पे, सेक्शन 128 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये तीनों गलत थे, आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इन जून 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया पेमेंट विजन 2025। पेमेंट विजन जो था उसकी थीम क्या थी, आपको पता होना चाहिए। आंसर था ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। और इससे रिलेटेड जो पिलर थे उसके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। 5 मेन पिलर थे पेमेंट विजन के। इसका मकसद था टू प्रोवाइड एवरी यूजर विद सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन। तो 5 पिलर कौन से हैं? आई 5 कौन से हैं? इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। Who among the following is responsible for overall compliance of obligation of bank as spelled out in Prevention of Money Laundering Act PMLA? Prevention of Money Laundering Act। पहली बात तो ईयर आपको पता होना चाहिए, ये ईयर आपको भूलने नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फेमा 1999, सरफाइसी, चलिए आप बताइएगा। ठीक है, इसमें किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये बैंक के बिहाफ पे। तो ये होता है आपका एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। ठीक है, तो बाद में अलग अलग हायरार्कीज बनी होती है कि कौन कंप्लायंस करेगा, कौन ये देखेगा, लेकिन अब बैंक की तरफ से एक बंदा होता है जो डेजिग्नेट होता है, उसे बोलते हैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ए डेजिग्नेटेड डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक। जो पीएमएलए के एक्ट 2002 के अंदर बताया गया है कि आपको ये चीज़ें मेंटेन रखनी है। किस किस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है? हैज़ एप्रोप्रिएट फंक्शनल सेटअप सिस्टम्स प्रोसेस ऑफ KYC AML रिक्वायरमेंट, KYC नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कीप्स द KYC पॉलिसी ड्यूली अपडेटेड, हैज़ स्किल्ड स्टाफ एट ऑल लेवल्स। इसकी जिम्मेवारी होती है ये इंश्योर करना बैंक लेवल पे। टेक सूटेबल मेजर्स विद चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो आंसर आपका बनेगा डेजिग्नेटेड डायरेक्ट। चलिए, इस सेशन के अंदर इतना ही। आपको पता है गाइडली आपके लिए क्या प्रोवाइड करवाने वाला है। हैंड होल्डिंग टिल CIB रिजल्ट, आपका CIB तक क्लियर करवा के छोड़ेंगे। चैप्टर वाइज सेशंस और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाए जा रहे हैं। MCQ मॉड्यूल वाइज सारे मॉड्यूल्स इस सीरीज़ के अंदर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और भी सेशंस जल्दी जल्दी आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए आप वेट करिएगा, आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपको अगर तरीका पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ ठीक लगी। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, बताइएगा कि आपको क्या चीज़ ठीक नहीं लगी ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।